आई एम स्नेहा एंड यू आर वॉचिंग स्वैगलर, जहाँ पे हम करते हैं स्ट्रगल बट स्वैग से, हैंस स्वैगलर। सो आज हम बात करने वाले हैं हाउ कैन वी सेव विद लो इनकम। देखो, आज की जो टैक्स पॉलिसीज़ हो चुकी हैं, आज के जो हाई रेट ऑफ हमारे एक्सपेंसेस हो चुके हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी है कि हम लोग कम पैसों में सेव करना नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टेल मी, कुछ महीने पहले तक भी मैं सोच रही थी कि कैसे सेव करूं, बिकॉज मेरी अर्निंग बहुत कम है एंड ऑल दैट। सो then I researched a lot. Okay, I came up with a solution and I came up with a perfect portfolio which you'd like to know and you would need, ठीक है, जो तुमको भी चाहिए होगा। So here is this. तो I'm gonna share today कि कैसे हम लोग कम पैसों में भी सेव कर सकते हैं और अपना एक तगड़ा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी टेल यू अ स्टोरी। ठीक है, क्या हुआ, समझ लो, एक बंदा कुछ खरीदने के लिए किसी दुकान पे गया है, ठीक है, और उसको 80,000 उसकी बिल हुई है। नाउ वो बंदा क्रेडिट कार्ड से पे करता है। क्रेडिट कार्ड से पे करना बेटर होता है। इफ़ यू वांट टू नो व्हाई, देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। लेट मी अभी के लिए इतना सुनो कि बंदा क्रेडिट कार्ड से पे करता है। अब वो वन टाइम पेमेंट का सोचता है, ठीक है, लेकिन वहाँ जो सेल्स पर्सन होते हैं वो उसको बोलता है कि नहीं नहीं, आप एक काम करो, वन टाइम पेमेंट मत करो, आप EMI ले लो। ठीक है, EMI ले लो और 1.5 साल का ले लो, 80,000 का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऊपर से आपको 6,000 का कैशबैक मिलेगा। बहुत अच्छा डील है, ठीक है। आप या मैं होते तो शायद लेने का सोचते, राइट, बट ये जो बंदा था ये बहुत स्मार्ट था, इसने नहीं लिया। सेल्स पर्सन ने बहुत बार इसको समझाने की कोशिश की, अरे ले लो ना, क्या प्रॉब्लम है, 1.5 साल का EMI है, कैशबैक भी मिल रहा है, ऊपर से इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा है, प्रॉब्लम क्या है। लेकिन उसने नहीं लिया। अब समझो क्यों। डू यू हैव अ बेटर ऑप्शन और बेटर आंसर फॉर दिस? कमेंट डाउन बिलो। लेकिन अगर तुम्हें जानना है कि क्यों नहीं लिया, हियर इज द थिंग। क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट लिमिट होता है, तो जब बंदा 80,000 रुपीज़ वन टाइम पे करता है तो उसका क्रेडिट लिमिट खत्म हो जाता है। मान लो 80,000 ही उसका लिमिट है और वो खत्म हो जाता है, तो वो क्या करेगा, वो और कुछ नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर वो EMI पे लेता और सपोज EMI पे 2,000 पर मंथ बनता, तो वो ले लेता और उसके बाद इसका मतलब 2,000 माइनस करो तो 78,000 उसके पास लिमिट रह गया। और वो उसके मन में क्या होगा, अरे बस तो 2,000 ही जा रहा है महीना, कुछ और खरीद लेते हैं, कुछ और खरीद लेते हैं। ऐसा करते 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 उसकी EMI बढ़ जाएगी, बर्डन बढ़ जाएगा। और ऊपर से जब आप नेक्स्ट मंथ उसको पे नहीं कर पाओगे, तो क्रेडिट कार्ड देने वाली कंपनी आपकी उस ना पेमेंट करने वाले ड्यूज पे क्या लगाएगी, इंटरेस्ट। और वहीं से तो आता है उनका मोटा पैसा। तो इस चक्कर में ना पड़े, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि व्हेनेवर यू बाय विथ फुल पेमेंट, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि कितना आपको पे करना है, ठीक है। आपके सर पे कोई ज़्यादा बोझ भी ना आए, आप पूरा पे भी कर दो और आपको पता रहे कि इतना खर्चा मेरा बना है, इसके बाद मैं और ये खर्चा नहीं कर सकती या नहीं कर सकता हूँ। ये एक स्टोरी है टू अंडरस्टैंड द फाइनेंसेस, द बेसिक फाइनेंसेस। कि आपको ये मैंने क्यों बताया, जस्ट ये बताने के लिए आपको कि आपको ना अवेयर होना पड़ेगा अबाउट योर फाइनेंसेस। कि ऐसे नहीं, देखो मैंने भी अभी अपना करियर स्टार्ट किया है, सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि लो बजट में सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता है। एंड उस लेवल तक पहुंचने के लिए, मतलब जिस लेवल पे आपको फिनेंशियल फ्रीडम मिल सके, उस लेवल पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, नो मैटर हाउ मच एफर्ट्स यू पुट, सालों लग जाते हैं। एटलीस्ट 5 years आपको पकड़ के चलना होगा। और 5 साल तक आप घर पे तो नहीं बैठ सकते। यू हैव टू इन्वेस्ट एंड यू हैव टू ट्राई डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट वे ऑफ इनकम, जहाँ से आपको इनकम जनरेट हो सके, और उसको आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। अब आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, उसका मैंने पूरा बनाया है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे में एक माइंडसेट होता है कि हमको पहले इनकम मिला, ओके, उससे हम पहले अपना एक्सपेंस निकालेंगे। तो इनकम से एक्सपेंस निकला, जो सेव होता है उससे हम इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे करोगे तो कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब तक मैंने ये सोचा कि अरे अभी तो पैसा आया है हाथ में, उससे मेरा ये इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस है, इसको खर्च कर लेते हैं, फिर जो बच जाएगा उसको मैं इन्वेस्ट कर दूंगी। एंड ट्रस्ट मी, कुछ नहीं बचता है। बहुत कोशिश भी करो तो मंथली शायद 200-300 रुपये बच जाएंगे, या बहुत कम 1-2% ही बच जाएगा आपका, क्योंकि एक्सपेंसेस कभी खत्म नहीं होते।
या तो आपके नेसेसिटी वाले एक्सपेंसेस आ जाएंगे या तो आपके लग्जरी वाले एक्सपेंसेस आ जाएंगे, बट देयर विल ऑलवेज बी एक्सपेंसेस, देयर विल ऑलवेज बी डिमांड। तो पहले इन्वेस्ट का सोचो, पहले सोचो इनकम इतना मेरे को इन्वेस्ट करना है, उसको काट के रख दो, जो बचा उसको एक्सपेंस करो। अब आप बोलोगे अरे मेरा तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्ट में मैं कैसे बचाऊंगा? लिसन, सो देयर इज अ रूल 50-20-30। अब ये 50-20-30 क्या है? 50% है आपके नेसेसिटी के खर्चों के लिए। मान लो आपकी सैलरी है 25,000, ठीक है, 25,000 का जो 50% होगा यू विल सेव फॉर योर नेसेसरी और डेली एक्सपेंसेस के लिए जो बहुत ज़रूरी है। नाउ 30% ऑफ योर इनकम विल गो टू योर इन्वेस्टमेंट एंड 20% ऑफ योर इनकम विल गो फॉर योर लग्जरी गुड्स, ठीक है। मतलब मान लो कि कुछ देखा और वो खरीदने का मन हुआ, आईफोन खरीदने का मन हुआ, कुछ अच्छा कपड़ा खरीदने का मन हुआ, कहीं अच्छी जगह घूमने जाने का मन हुआ, दैट्स योर लग्जरी एक्सपेंसेस। पर नेसेसिटी एक्सपेंसेस कि घर चलाना है, ऑफिस जाना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ऑफिस जाने के जो कपड़े लगते हैं वो भी नेसेसिटी में आते हैं, ठीक है। आपके डेली खाने के खर्चे, बाहर जाने के खर्चे, जो भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। इवन आपके ई एम आईज आप अवॉइड नहीं कर सकते, यू हैव टू पे। इन्वेस्टमेंट तो आप फिर भी अवॉइड कर सकते हो, करना मत बट कर सकते हो, लेकिन उसको आप अवॉइड कर सकते हो, तो वो आपके नेसेसिटी में नहीं आता है। लेकिन ईएमआईज आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप करोगे तो उस पर आपका इंटरेस्ट लग जाएगा या प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। सो यू हैव टू पे। आपका रेंट आप अवॉइड नहीं कर सकते, यू हैव टू पे। सो ऑल दिस थिंग्स जो आपकी नेसेसिटी के खर्चे हैं उसके लिए आप 50% ऑफ योर इनकम बचा के रखो, 20% आप अपने लग्जरी के लिए बचा के रखो, क्योंकि वो भी जरूरी है। हम इंसान हैं, हमको भी मन करता है, अपने मन को पूरा मत मारो। 20% ऑफ इनकम कीप इट असाइड फॉर योर लग्जरी गुड्स एंड लग्जरी ड्रीम्स और व्हाट्सोएवर। और 50% और 30% अपने इनकम को रखो इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, चलेगा? अब ये जो 30% आपने बचा के रखा है उसको आप कैसे इन्वेस्ट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मंथली कैलकुलेट करना बंद कर दो कि 25,000 का 30% मैं अपना क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्ट करूंगा। नहीं, आप करो एनुअली। अगर 25,000 आपका मंथली बनता है तो एनुअली आपका बनता है 3 लाख। आप कोशिश करो कि इस 3 लाख को 50, 30 और 20 में बांट दें, कि उस 3 लाख का 50% विल बी असाइड फॉर माई डेली एक्सपेंसेस और नेसेसिटी एक्सपेंसेस, 20% I will keep aside for my luxury और 30% I will keep aside for my investment. Now 3 लाख का 30% is almost 90,000, करेक्ट? तो 90,000 एनुअली आपको खर्चा करना है आपके इन्वेस्टमेंट में। अब द गोल्डन क्वेश्चन, हाउ टू मेक अ पोर्टफोलियो विथ वेरी लेस इनकम, जिससे हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी, करेक्ट? तो अब हम शुरू करने वाले हैं कि आपके पास 90,000 है, सैलरी नहीं, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, 3 लाख का 30% 90,000 जो आपको इन्वेस्ट करना है। कैसे करना है? हियर आई एम टेलिंग यू। तो पूरा लिस्ट बनाया है मैंने। अब देखो, शुरुआत करेंगे हम एक टर्म इंश्योरेंस से, लाइफ इंश्योरेंस से। अब आप बोलोगे अरे म्यूचुअल फंड कर लो, स्टॉक कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हाँ करेंगे, हम उसमें भी आएंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे लाइफ इंश्योरेंस से, क्योंकि जान है तो जहान है। अब जान ही नहीं रहेगी तो आप स्टॉक में क्या इन्वेस्ट करोगे, म्यूचुअल फंड में क्या इन्वेस्ट करोगे, और बाद में जाकर घर क्या खरीदोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, मर जाओगे, ऊपर चले जाओगे। नहीं नहीं, वो नहीं करने का है। पहले खुद की एंड अपनी फैमिली की लाइफ सिक्योर करनी है। तो फर्स्ट इन्वेस्ट करो लाइफ इंश्योरेंस पे। अब टारगेट बनाओ, क्या आपका 65 ईयर्स का टारगेट है? अगर आपका 65 ईयर्स का टारगेट है तो कम से कम 1 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस आप ले लो, टर्म इंश्योरेंस आप ले लो। आप अगर 1 करोड़ की 65 ईयर्स तक लेते हो तो करीब करीब 750-800 तक आपका पड़ जाएगा मंथली। वो आप देख लेना, कोई अच्छी सी टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ले लेना। दूसरा वी कैन डू इज हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। अब हेल्थ इंश्योरेंस यू हैव टू डू बेस्ड ऑन वेयर यू स्टे। अगर आप टायर 1 सिटी में रहते हो लाइक मुंबई, दिल्ली एंड ऑल दैट, वहाँ पे आपको थोड़े हाई अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस करना होगा, क्योंकि वहाँ पे खर्चे ज़्यादा है। वहाँ पे आप हॉस्पिटल्स में जाओगे और टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में आप हॉस्पिटल्स में जाओगे, क्लिनिक्स वगैरह में जाओगे, तो आपके खर्चे बहुत डिफरेंट हो जाएंगे। सो यू हैव टू पुट योर मनी इन हेल्थ इंश्योरेंस बेस्ड ऑन वेयर यू स्टे। अगर टायर 1 सिटी है तो आई वुड सजेस्ट कि 10 से 15 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस यू शुड टेक। अगर आपका टायर 2, टायर 3 सिटी है देन 5 से 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस आपको रखना ही चाहिए। पहले अपने एंड अपनी फैमिली का हेल्थ सिक्योर करो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और वो नहीं करोगे तो जब भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन कभी ऐसी प्रॉब्लम, कभी ऐसी अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो
कब आपका सालों का जमाया हुआ अमाउंट खाली हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने 5 साल 6 साल मेहनत की, बहुत सारा पैसा जमा किया, उसको अपनी सेविंग्स बनाई, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में नहीं डाला, तो अचानक से भगवान न करे कुछ ऐसा हो गया, कभी ज़रूरत पड़ गई, तो कब वो 5 साल की मेहनत ऐसे उड़ जाएगी आपको समझ भी नहीं आएगा। सो पुट योर मनी इन हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस फर्स्ट। हो गया। अब हम आएंगे तीसरे नंबर पे, इमरजेंसी फंड। अरे यार क्या होता है ये इमरजेंसी फंड, क्यों रखे हम इमरजेंसी फंड, सीधा स्टॉक में चलते हैं ना। देखो, इमरजेंसी फंड रखना इंपॉर्टेंट क्यों है। मान लो आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, जो कि हम करेंगे भी, ऑफ कोर्स रिटर्न वहीं से बनते हैं, ये सब तो हम रख रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए। क्योंकि देखो, मेरा एज ए माई पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट अ हेल्थ लाइक आई एम नॉट अ फाइनेंस एक्सपर्ट और समथिंग, आई एम टेलिंग यू बेस्ड ऑन माई ओपिनियन। मेरे ओपिनियन से रिस्क भी लेना है, फिक्स भी करना है, ताकि रिस्क बैलेंस में रहे। बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है कि आप या तो उड़ो या तो पूरा ही गिर जाओ, एंड बहुत ज़्यादा एकदम ही रिस्क ना लेके बैठ नहीं जाना है कि आपको उड़ने का मौका ही ना मिले। तो रिस्क भी लो और थोड़ा सा सेव भी करो, ताकि एक बैलेंस बनी रहे। तो हम आएंगे इमरजेंसी फंड पे। अब इमरजेंसी फंड, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग के अलावा इमरजेंसी फंड का और कोई ऑप्शन नहीं। आपको फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न कम है, रिकरिंग में रिटर्न कम है, और उन दोनों पे आपके सैलरी के इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स लगेंगे, सही है। लेकिन मान लो रात के 2 बजे आपको पैसे चाहिए, कोई इमरजेंसी आ गई है, कैसे निकालोगे स्टॉक मार्केट से, स्टॉक मार्केट तो बंद है। मान लो आपको कल पैसे चाहिए जब मार्केट गिरा हुआ है, आप कैसे निकालोगे, आपका 50,000 का 45,000 होकर बैठा है, यू कांट, राइट। तो आपको एक फिक्स डिपॉजिट या एक रिकरिंग करके रखनी पड़ेगी, जहां से आप कभी भी पैसे निकाल सकते हो। क्योंकि अगर ऑनलाइन करोगे तो कभी भी बैंक के भरोसे मत रहो। ऑनलाइन जाओ तो आप ऑनलाइन कभी भी वहां से पैसे विड्रॉ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एफडी और आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। हो गया। तो लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, इमरजेंसी फंड के रूप में एफडी और आरडी हो गया। अब हम चलेंगे नॉन गारंटेड फंड्स में। नॉन गारंटेड फंड्स क्या होता है, जिसमें रिटर्न का कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता। रिटर्न हमको 10% भी मिल सकता है, 15% भी मिल सकता है, 20% भी मिल सकता है, कितना भी मिल सकता है। इसको बोलते हैं नॉन गारंटेड फंड्स। उसमें क्या जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स आ जाता है, स्टॉक आ जाता है, आरईआईटी आ जाती है, गोल्ड आ जाता है, ETFs आ जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। REIT मीन्स जब आप देखो, आप हर इंसान तो रियल एस्टेट नहीं खरीद सकता, तो REIT इज समथिंग जहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा पैसा रियल एस्टेट में लगा सकते हो थ्रू स्टॉक्स। तो जब हम थोड़ा थोड़ा पैसा थ्रू स्टॉक्स रियल एस्टेट में लगाते हैं, उसको बोला जाता है REIT। ठीक है। इसके अलावा आप गोल्ड में भी लगा सकते हो, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स तो है ही, SIP तो है ही। आप स्टॉक्स के, ब्लू चिप स्टॉक्स के भी SIPs ले सकते हो। ब्लू चिप स्टॉक यानी कि मान लो आप MRF खरीद रहे हो या फिर टाइटन हो, व्हाट्सोएवर, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी ऑन टू दैट स्टॉक्स, और एक बारी में आप नहीं दे सकते, तो आप उसका भी रिकरिंग कर सकते हो, SIPs बना सकते हो। ओके। सो ये सारे हैं आपके नॉन गारंटेड फंड्स, जो बढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म पे बढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म पे कहाँ पे रहेंगे यू डोंट नो। शॉर्ट टर्म पे कल आपको माइनस पे भी आपका हो सकता है, शॉर्ट टर्म पे आपका हायर पे भी हो सकता है। सो ये है नॉन गारंटेड फंड्स, एंड यू हैव टू इन्वेस्ट नॉन गारंटेड फंड अगर आपको हायर अमाउंट ऑफ रिटर्न चाहिए। अब हम आएंगे कि गारंटेड फंड्स कुछ जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि हम रिस्क भी लेते हैं और फिक्स भी करते हैं, ताकि हमारी लाइफ में रिस्क और रिटर्न का बैलेंस बना रहे और हमारी पोर्टफोलियो कम इनकम में भी फ्यूचर में सेफ रहे, सेफ, सिक्योर एंड विथ हाई रिटर्न। दैट्स आवर गोल। ठीक है। तो हम चलेंगे अब गारंटेड फंड्स में। नाउ गारंटेड फंड्स में पहला आता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बहुत अच्छा इनकम है। इफ यू कैन इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, प्लीज गो फॉर इट। ठीक है। और वो करो। इसके अलावा आप LIC कर लो एक अच्छा सा, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस प्लीज देख लेना। PPF कर सकते हो, लेकिन PPF का एक टाइम लिमिट होता है, 5 साल तक आप उसको नहीं निकाल सकते। पोस्ट ऑफिस में यू कैन पुट योर मनी इनटू। इसके अलावा भी FD RD है, लेकिन गारंटेड फंड्स के लिए FD RD आई वुड नॉट सजेस्ट, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि उसमें आपके सैलरी का इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स लग जाता है। तो FD RD इमरजेंसी फंड के लिए इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बट गारंटेड फंड्स के लिए FD RD आई वुड नॉट सजेस्ट। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं ब्रेकआउट करके कितना कितना हमको इन्वेस्ट करना है। लेट मी टेल यू। फर्स्ट हमको क्या करना है, टर्म इंश्योरेंस। तो आप करो, हमारे पास 90,000 है, रिमेंबर 3 लाख का 30% 90,000 एनुअली। अब एनुअली 90,000 में से कितना कितना मनी हम कितने कितने में डालेंगे, लेट्स सी। पहला, टर्म इंश्योरेंस में हम उस 90,000 का 10K वी विल पुट, यानी कि 10,000 हम, तो 90,000 से 10,000 हमने टर्म इंश्योरेंस पे, टर्म लाइफ इंश्योरेंस पे डाल दिया, बचा कितना, 80,000।
80,000 से हमने 15,000 हेल्थ इंश्योरेंस पे डाल दिया, तो 10,000, 15,000, 25,000, तो हमारे पास था 90,000, वहां से हमने 25,000 टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस पे डाल दिया। हमारे पास कितना बचा? 65,000। 65,000 से अब हम इमरजेंसी फंड में डालेंगे। इमरजेंसी फंड में हम डालेंगे 25,000, यानी कि मंथली 2,000 करके कुछ होता है। 65,000 से 25,000, देखो एफडी एक ही बारी में होता है, तो एफडी आप 25,000 का एनुअली मत करो, आप मंथली करो, क्योंकि आप देखोगे साल के आखिर में आपके पास नहीं बचेगा, आप सब उड़ा दोगे। तो डू फॉर आरडी फर्स्ट, आरडी से जब कुछ अच्छा पैसा बन जाता है उसको एफडी में डाल दो, यू कैन डू दैट, बट गो फॉर आरडी। तो 25,000 एनुअली यू विल पुट इनटू आरडी। तुमने डाल दिया, बचा कितना? 35,000। अब 35,000 को से हम पैसे डालेंगे नॉन गारंटेड फंड्स में। इसमें है, अब क्योंकि हम शुरुआती कर रहे हैं तो हम नॉन गारंटेड फंड्स में भी उसको चुनेंगे जो कम रिस्की है, और वो क्या है? एसआईपीज, म्यूचुअल फंड्स एंड डायरेक्ट स्टॉक एसआईपीज। जो मैंने बोला कि ब्लू चिप स्टॉक्स में एसआईपी करना, जो आप कर सकते हो। तो पहले हम डालेंगे एसआईपी में, कितना डालेंगे? सेम 25,000। ना 25,000 को अगर मंथली मैं 2,000 करके भी डालूं, अप्रॉक्स पकड़ लेते हैं, 2,000 मंथली यू आर पुटिंग इन योर मनी इन नॉन गारंटेड फंड्स। तो 2,000 में से आप 1,000 एक ही एसआईपी में डाल सकते हो, 500 करके 2 एसआईपी में डाल सकते हो, ताकि एक एसआईपी अगर अच्छी परफॉर्म ना करे तो दूसरी अच्छी परफॉर्म कर दे, और बाकी जो आपका 1,000 बचा वो आप डायरेक्ट स्टॉक एसआईपी में, ब्लू चिप किसी स्टॉक में यू कैन इन्वेस्ट। ठीक है, तो आपके पास कितना बचा? 10,000। अब इस 10,000 को आप गारंटेड फंड्स में डालो। आप चाहे गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदो, आप चाहे पोस्ट ऑफिस में रख दो, लेकिन उसको गवर्नमेंट बॉन्ड पे इन्वेस्ट करो। मंथली कुछ 835 करके कुछ अप्रॉक्स बनता है, तो आप उतना अपने गारंटेड फंड्स में डालो। समझ आ गया? तो हमने कितना बोला है? तो ये अगर आप लिस्ट बना लेते हो तो यू विल सी कि आपका पोर्टफोलियो सेफ भी रहेगा, रिटर्न भी आपको लाके देगा, और ये बहुत अच्छी शुरुआत है इन्वेस्टमेंट की जर्नी के लिए। क्योंकि मैं मान लेती हूँ, क्योंकि 25,000 सैलरी आपकी है, इसका मतलब आपने अपने करियर में शुरुआत ही किया है, या फिर 2-3 साल ही आपने शुरू किया है अपना करियर। तो इस मोमेंट में अगर आप बहुत रिस्की जाना चाहोगे तो आई वुडंट सजेस्ट, क्योंकि देखो बहुत लोग कहेंगे कि अरे अभी तो तुमने शुरुआत ही किया है, रिस्की जाओ, ये कर लो, वो कर लो, उम्र कम है, ये वो फलाना ढिमकाना। ठीक है, करेंगे, लेकिन उससे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने क्या आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो? आपका बैकबोन यानी कि आपके फैमिली के फाइनेंसेस के इतने स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप धप करके गिर जाओ तो वो आपको पकड़ सके। अगर ऐसा है देन गो फॉर इट गो फॉर इट बड़ी। बहुत ज़्यादा रिस्क लो, जितना भी आप ले सकते हो, जितना भी आप लाइक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो उतना करो। लेकिन अगर आप कोई ऐसे हो जिसको बड़ा बनना तो है, जिसको इन्वेस्ट करना तो है, लेकिन एट द सेम मोमेंट आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आप गिर गए धप करके, आपका 5 साल 6 साल कंप्लीटली वेस्ट हो गया, तो क्या आपके पीछे कोई है आपको हाथ पकड़ने के करके उठाने के लिए? लाइक कोई क्या आपके लिए आपके फैमिली में पैसा डाल सकता है? एंड ट्रस्ट मी, 70-80% ऑफ यू गाइज विल से नो। हम ही है भाई, हम ही को अपने फैमिली का लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है, हम ही को इनकम करना है, हम ही को कुछ बनना है, इन्वेस्ट करना है, एवरीथिंग जो करना है हमें करना है, हमारे में कोई नहीं है बॉस, हम तो हम ही हम हैं। तो अगर तुम हो और तुम्हें सब कुछ करना है तो सोच समझ के करो, रिस्क लो, लेकिन उसके साथ अपना फ्यूचर सिक्योर भी करो। लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी रहेगी तभी तुम रिस्क ले पाओगे। पीछे देख रहे हो कि खाई है तो नहीं ले पाओगे। तो पहले ब्रिज बनाओ फिर उतरो। ओके, सो या ये वीडियो यहीं तक है। आई होप यू लाइक इट। आई नो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई वीडियो क्वालिटी मोर एंड मोर एज सून एज पॉसिबल, बट या बड़े सपने देखो और बहुत खुश रहो। सो या बाय बाय, मी स्वैगलर साइनिंग आउट।